नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हमारे साथ हमारे सहयोगी जानिसार जुड़ रहे हैं। आज हम दोनों ही आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं, अगर वो नतीजे में तब्दील हो जाते हैं तो फिर ये कितनी बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास करके हरियाणा में। जम्मू कश्मीर के भी चुनाव पर सीधा सीधा आज जो है जिक्र करेंगे, क्या कुछ वहां के रुझान आ रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा के बारे में अगर बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 49 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को 36 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ बड़ी जानकारी दे दे आपको कि कांग्रेस पार्टी ने 2 सीट पर जो है जीत हासिल कर ली है। तो कहीं ना कहीं यह बड़ी जानकारी है, क्योंकि देखिए अभी लगभग जो है कहीं ना कहीं 1 के आसपास जो है टाइम हो रहा है जानिसार भाई, और ऐसे में सीधा सीधा अगर कहे तो 10 के आसपास जो काउंटिंग के जो राउंड्स हैं वो अब पूरे हो रहे हैं, और ऐसे में अब धीरे धीरे नतीजों की ओर जो है सीधा सीधा स्पष्टीकरण होगा। बिल्कुल देखिए कि 12 बजे तक हम कहा जाता है कि 12 बजे तक तो जो रुझान आते हैं 12 बजे के बाद जो होते हैं वो परिणाम में बदलने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा ही हमने देखा कि जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हुए, उसके बाद से जैसे लगा कि सुबह से ही जो माहौल था वो कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा था। लगातार कांग्रेस के दफ्तरों में ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयां तक बंटने शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे ही 12 से कह सकते हैं कि पहले कुछ घंटे 11 बजे के आसपास बाजी पलटती है और बीजेपी बहुमत में आती हुई नजर आती है। और बीजेपी जिस तरीके से बैक कर रही है, कहिए कि वो एक बड़ी बात है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी जो देखा जा रहा था, जो ग्राउंड पर खबरें आ रही थी, वो सीधा उसके उलट नजर आ रहा है और बीजेपी आगे बढ़ रही है। एक बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं, लगातार 2 बार बिल्कुल सीधा सीधा कहे तो, क्योंकि देखिए 2014 में भी सरकार थी, 19 में भी सरकार रही, तो ऐसे में डबल एंटी इनकम्बेंसी को पार करके अगर बीजेपी ऐसा परफॉर्मेंस दे रही है तो ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जीत जरूर है। और जानिसार सर, ऐसा पहली बार होगा कि हरियाणा में कोई भी पार्टी लगातार तीसरी बार वहां पर सरकार बनाएगी। और इसी बीच आपको एक और जानकारी देते चले कि मोहन लाल बड़ौली जो है, जो कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने अब बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर सीएम जो है वो नायब सिंह सैनी ही रहेंगे, क्योंकि उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया है। आप क्या सोचते हैं जानिसार? बिल्कुल देखिए कि जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़े गए थे, नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री रहे उसमें और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। हालांकि अनिल विज का भी दावा है और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं, ऐसा वो दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एक बार फिर नायब सिंह सैनी पर जो है वो भरोसा जताएगी और उनको मुख्यमंत्री पद का जो है कुर्सी सौंपने जा रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि देखिए अनिल विज जो है वो लगातार दावा कर रहे थे। अनिल विज फिलहाल जानिसार जी अपनी सीट से, जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हिसाब से, उसमें वो पीछे चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए गृह मंत्री रहे हैं और अब वो अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं, तो ये एक मेजर सेटबैक हो सकता है। कभी ऐसा हो कि मुख्यमंत्री बनने की चाह में विधायक ही नहीं बन पाए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और ऐसा कई बार जब चुनाव आते हैं, परिणाम आते हैं उसके, तो ऐसा देखने को मिलता है कि या तो वो कैंडिडेट हार जाते हैं और या तो फिर जो उनका दावा पेश करते हैं वो कमजोर धीरे धीरे पड़ने लगता है। बिल्कुल, और आपको जो 2 सीटें हैं जहां से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली है वो आपको बताते हैं। देखिए पुन्हाना विधानसभा से कांग्रेस के मोहम्मद इलियास जो है वो जीत चुके हैं। इसी के साथ साथ लगभग 30,000 वोटों से जीते हैं मोहम्मद इलियास। और पंचकुला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने 9वें राउंड के बाद जो है बढ़त बना ली है 3,987 वोटों से। तो ये जो है बड़ी जानकारी है। आपको बता रहे थे पुन्हाना विधानसभा से इर्द गिर्द जो तमाम क्षेत्र है उनसे जुड़ी हुई बातें थी। इसी के साथ साथ अब जिक्र करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी में जानिसार जी ऐसा क्यों हुआ, क्या कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो कनेक्शन था वो ठीक नहीं बन पाया? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि हमने पहले के चुनाव भी देखे हैं, जो आप छत्तीसगढ़ देखें या उस समय मध्य प्रदेश में हुआ था, जो आंतरिक कलह होता है पार्टी में वो एक बड़ा फैक्टर बनता है। और अगर आपसी कलह अगर देखा जाए दोनों नेताओं के बीच, जो बड़े चेहरे हैं उनके बीच अगर ऐसी आंतरिक कलह निकल करके सामने आती है तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है और चुनाव को भी वो इफेक्ट करता है। और उसके बाद से जिस प्रकार से परिणाम दिख रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के पक्ष में जो सुबह तक जा रहा था परिणाम, वो अब जो है वो धीरे धीरे जो और बिगड़ता जा रहा है कांग्रेस का खेल। और कहीं ना कहीं आंतरिक कलह का इफेक्ट। अगर आप वोटों को देखें तो जो दलित समाज का वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर शिफ्ट होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और कुमारी सैलजा जो है वो दलित समाज से आती है, नेत्री है, और ऐसे में वो जो एक कहीं ना कहीं जो उनके बीच में मतभेद हुए वो उसको मिटाने की भी बहुत कोशिश की गई थी, मगर वो अब सीधा सीधा नतीजों पर प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है वो
काफी पीछे चलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। और देखिए समय लगभग 1 बज रहा है, तो ऐसे में अब ये जो रुझान है वो धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे। और जब नतीजों में तब्दील होंगे तब तो कांग्रेस जो ये मिठाई और ढोल नगाड़े हैं वो तो फिर बीजेपी के दफ्तर में दिखने लगेंगे। बिल्कुल, हमने ऐसा देखा था बिहार विधानसभा के जब चुनाव आ रहे थे, मतलब परिणाम आ रहे थे, उस समय हमने देखा था कि बीजेपी के दफ्तरों में खूब लड्डू और पटाखे छूटने शुरू हुए थे, और उसके बाद जैसे ही उनके कैंडिडेट हारे सारे पटाखे और लड्डू जो है कमरे में बंद कर दिए गए। तो ये एक बड़ा सुबह से जब ये देखना में बड़ा देखने में दिलचस्प होता है कि जिस प्रकार से कोई पार्टी जो रुझानों में आगे चल रही होती है, पूरा खुलेआम जो है मिठाइयां और पटाखे छूटते हैं, उसके बाद से जैसे ही बाजी पलटती है और दूसरे दल के रुझान में आते हैं या बढ़त बनाते हैं, तमाम जो है उनके कार्यकर्ता कहीं कमरे में बंद हो जाते हैं। तो और आपने बात की, देखिए बीजेपी की आपने बात की, और कहा जा रहा है ऐसा कि हरियाणा में कांग्रेस का जो है वनवास जारी रहेगा, क्योंकि 10 सालों से बीजेपी की सरकार चल रही थी और ये तीसरा टर्म है, तो हैट्रिक बीजेपी मारने जा रही है और कांग्रेस का वनवास जारी रहने वाला है। अब जब चुनावी परिणाम आने को लगभग फाइनल हो गए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस नेता जो हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि अभी तक कार्यकर्ता डटे रहें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आंकड़े को लेट से जारी कर रहा है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, वैसे अब कांग्रेस का धीरे धीरे मूड लग रहा है कि वो जयराम रमेश अब बना रहे हैं और धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन पर टाला जाएगा, क्योंकि ईवीएम वाला मामला तो थोड़ा बड़ी जानकारी की कांग्रेस की ओर से अब लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से वो बहुत धीमी रफ्तार से आ रहे हैं, और इसी की वजह से कांग्रेस जो है वो रुझानों में पीछे होती हुई नजर आ रही है। मगर देखिए 1 बज के लगभग समय हो रहा है, तो ऐसे में तो क्या पीछे और क्या आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, ऐसी तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अंतिम में जो नतीजे आएंगे वो तो आज ही आने हैं, शाम तक लगभग सब स्पष्ट हो ही जाना है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से अब टोल मोल जो है वो शुरू कर दी गई है। लगातार जो है कहीं ना कहीं अपनी हार को छिपाने की जो कोशिश है वो शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ कितने जगह तो अब धीरे धीरे ईवीएम पर भी सवाल उठते हुए नजर आएंगे। मगर एक और बड़ी बात जानिसार जी जो इस चुनाव में देखने को मिली कि जो क्षेत्रीय दल है उनके जो पार्टी के जो तमाम उम्मीदवार खड़े हुए, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा एक जो है झटका लगा। देखिए आम आदमी पार्टी ने भी हर सीट से अपने प्रत्याशी लगभग उतारे हैं। जननायक जनता पार्टी, INLD है, इंडियन नेशनल लोक दल, तो सब ने जो ये क्षेत्रीय पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, चंद्रशेखर की पार्टी बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं वोट कटवा का काम करते देखिए बीजेपी का वोटर अगर आप कहें तो एक मुश्त जमा रहता है, वो इधर उधर बहुत कम भटकता है। लेकिन जो बाकी पार्टियां होती हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं और भी जो जैसे जो राष्ट्र स्तर की पार्टी हैं, उनके अलावा हम बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वोट बैंक में सेंध लगाती है कांग्रेस का। और ऐसा पिछले चुनाव परिणाम आप देखें तो कई बार देखा गया है कि अगर नुकसान हुआ है तो कांग्रेस का ही हुआ है, क्योंकि जो बीजेपी के वोटर हैं कहीं ना कहीं वो वन साइडेड होते हैं, वो वोट जम करके करते हैं बीजेपी को, और बाकी नुकसान होता है वो कांग्रेस का होता है। यही देखने में आया है, यहां पर भी देखने में आया है कि जिस प्रकार से जेजेपी होंगे, INLD होंगे और जेजेपी हैं, तो ये तमाम पार्टियां जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान ही करती नजर आ रही हैं। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि आप गठबंधन कर लें या फिर उस तरीके से, लेकिन हर सिचुएशन अलग अलग होते हैं, माहौल वैसा नहीं बन पाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, तो हरियाणा में एक विरोध की लहर दिख रही थी। तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स भी जैसे बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार यहां पर आ रही है। तो लेकिन सवाल यह है कि आखिर हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने ऐसा क्या खेल कर दिया। अब जब मैं काफ़ी आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, तो उनमें ये सवाल उठ रहे हैं कि इस ऐतिहासिक विजय का आखिर नायब सिंह सैनी ने कैसे चुपचाप खेल कर दिया। उसमें कई फैक्टर निकल करके सामने आ रहे हैं। क्या एंटी जाट वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति काम कर गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और जानिसार जी इस चीज को समझना होगा कि जो दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा है, ये जाट कम्युनिटी से आते हैं, और वहां पर जो 2014 के बाद से आप जब देखेंगे समीकरण को राजनीतिक, तो वहां पर जाट वर्सेस नॉन जाट की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इसी वजह से बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं, और इसके बीच कुमारी शैलजा का इस तरीके से बहिष्कार कर देना, सीधा जो आंतरिक कलह है, तो ऐसे में जो जाट वोटर्स हैं वो एक तरफ रह गए और बाकी के वोटर्स जो है वो बीजेपी की ओर ही उन्होंने अपना समर्थन कर दिया। ये एक बड़ी जो बात है वो आप बिल्कुल इस पर मैं थोड़ी सी संक्षेप में बताता हूं आपको कि हरियाणा में जैसे जाट वोटर हैं वो अधिकतर कांग्रेस और इनेलो के जो जाते रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में देखें, अगर आप नजर डालेंगे तो कुछ प्रतिशत जो है जाटों का वोट बीजेपी को मिला था, लेकिन अधिकतर वोट जो है कांग्रेस और इनेलो को
जाता है। 2019 में जब आप देखेंगे कि बीजेपी को जाटों का वोट शेयर और कम हुआ है, जाट वोट कांग्रेस और जेजेपी में बट गए, तो यहां से बीजेपी जो है इस बार इस रणनीति पर काम करने लगी थी और हरियाणा में उसे जाट वोट नहीं चाहिए थे। एंटी जाट वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने पंजाबी, हिंदू, ओबीसी, ब्राह्मण पर दांव खेला था। आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार किसी जाट की एंट्री नहीं हुई थी। राज्य बीजेपी का जो अध्यक्ष एक ब्राह्मण को बनाया गया और उसके बाद से प्रदेश का सीएम एक ओबीसी को बनाया गया। आखिर में बीजेपी के लिए यह दांव काम कर गया, ऐसा ही कहा जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण और फिर उधर से ओबीसी वाला मामला जो है कार्ड खेला गया बीजेपी की तरफ से, और वही समीकरण जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आप 2014 में देखिए जब बीजेपी जीत करके आई थी, प्रचंड बहुमत मिला था बीजेपी को, उस दौरान भी मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी एक नॉन जाट समुदाय से आते हैं। मोहन लाल बड़ौली को जो अध्यक्ष बनाया गया वो भी नॉन जाट समुदाय से आते हैं। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी नॉन जाट से आते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो ये ध्रुवीकरण थी जाट वर्सेस नॉन जाट की, वो चलती हुई अब नजर जो है वो आ रही है। बीजेपी ने यह समझ लिया कि जाटों के वोट पर सिर्फ हम नहीं टिक सकते हैं। उसके बाद से उन्होंने अपनी रणनीति बदलनी शुरू की और ओबीसी वाला जो रणनीति रहा और जो ब्राह्मण वाला, जो फॉरवर्ड क्लास वाला जो रहा, इसको साधने की कोशिश की और वोटों पर नजर थी बीजेपी की कि कैसे हम यहां पर हरियाणा में ये समीकरण बना सकते हैं, और वो समीकरण यहां पर लग रहा है कि हद तक जो है सफल होता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो आप जिक्र करेंगे कालका विधानसभा सीट की। देखिए, कालका से विधानसभा से जो है भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जो है वो 7वें राउंड के बाद 6131 वोटों से आगे चल रही है। यहां पर कांग्रेस जो है वो दूसरे पायदान पर है। इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि जो सिरसा विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के उम्मीदवार है गोकुल सेतिया, वो छठे राउंड तक 27,635 वोटों से जो कहीं ना कहीं है वो आगे चल रहे हैं, यानी वो जो है अभी कांग्रेस को वहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं नायब सिंह सैनी की, तो वो भी लाडवा से अभी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और वही अंबाला कैंट की अगर बात करें तो वहां से अनिल विज फिलहाल पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, वहां से नूह विधानसभा सीट से आफ्ताब अहमद कांग्रेस के जीत चुके हैं। तो ये जो है बड़ी जानकारी जो है। हिसार की बात करें तो चौथे राउंड के बाद सावित्री जिंदल जो है वो 17,163 वोटों से जो है कहीं ना कहीं आगे जो है चल रही है। और इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि सापला किलोई हलके से 8 राउंड की समाप्ति के बाद कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा 41,077 मतों से भाजपा प्रत्याशी मंजू हुड्डा से आगे चल रहे हैं। देखिए कि ये तमाम जो सीटें आपने जिक्र की जिसकी, ये तमाम कुछ सीटें जो हैं ये वीआईपी सीट में माने जा रहे हैं। हरियाणा के वीआईपी सीटें ये। अनिल विज की आप बात कर लें, नायब सिंह सैनी की बात कर लें, आप रणदीप सुरजेवाला की बेटे की बात कर लें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लें, ये तमाम सीटें जो हैं इसके लिए हमने सेपरेट एक वीडियो बनाया है, आपने वो जाकर के देख सकते हैं। तो ये तमाम सीटें जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफी चर्चे में हैं। और जिस तरीके से आप कह लीजिए आशीष की, हमने देखा कि कांग्रेस की एक लहर थी, कहा जा रहा था, बिल्कुल जैसे छत्तीसगढ़ में हमने देखा था पिछली बार छत्तीसगढ़ का विधानसभा जो चुनाव था उसमें, तो अब क्या लग रहा है कि ये कांग्रेस की हवा निकल गई? ये सवाल नहीं तो उठ रहे हैं बार बार। कांग्रेस की हवा तो निकलती हुई नजर ही आ रही है। पहलवान, किसान, नौजवान सबको लेकर के जो चलने की बात थी। हाँ, जुलाना सीट कैसे भूल सकते हैं, जुलाना से अभी विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं, ये बड़ी जानकारी है। तो क्या ससुराल जाने के बाद विनेश फोगाट को वो जो है कहीं ना कहीं समर्थन नहीं मिला, या फिर क्या वहां पर गेम हुआ, ये भी एक बार चुनाव के नतीजे के बाद समझना बहुत आवश्यक होगा। और ये हॉट सीट थी वहां पर, जिस तरीके से ओलंपिक के बाद, खेल के बाद पहुंची और फिर उसके बाद राहुल गांधी मिलने गए उनसे और ठीक पार्टी में फिर वो मिली और उसके बाद उनको जुलाना से वहां सीट मिल गया। विनेश फोगाट ने वहां से संन्यास ले लिया है, खेल से संन्यास ले लिया है, लेकिन उनका राजनीतिक जो है करियर शुरू हो रहा था। अगर वो यहां से हार जाती हैं तो उनका भविष्य क्या होगा वो भगवान जानता है। लेकिन फिलहाल जो है हरियाणा का जो समीकरण बन रहा है वो बेहद दिलचस्प हो गया है और जो रुझान थे वो परिणाम में बदलने शुरू हो गए। अब बात करेंगे देखिए जम्मू कश्मीर की। तो जिस तरह हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें थी, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी 90 विधानसभा सीटें ही हैं। और यहां पे अगर फिलहाल बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी अमर अब्दुल्ला की, वो फिलहाल 42 सीट के साथ वहां पर बढ़त बनाए हुए, यानी 42 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में आगे चल रही है। और इसी के साथ साथ जो अन्य है वो 10 लोग जो है वो वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस वहां पर
पर 9 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। तो अगर ये जो रुझान है जानिसार जी, ये अगर नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ऐसे में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी की सहायता की भी जरूरत नहीं है सरकार बनाने के लिए, जिस तरह बीजेपी की हरियाणा में हो रही है। मौजूदा जो स्थिति है, जो मौजूदा आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, उसमें लगभग 50 बताया जा रहा है कि 50 पर बढ़त है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अगर यही आंकड़े रह जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में किसी की भी जरूरत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं पड़ने वाली है। हालांकि अभी जो आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी को जिस तरीके से 20 से 25 के आसपास ये आंकड़े हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बीजेपी, सवाल यह भी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी हाथ मिलाएगी अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है तो? क्योंकि दो जो लार्जेस्ट पार्टी है वो बीजेपी ही निकल करके सामने आएगी और एनसी निकल करके सामने, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। पीडीपी ने अपनी हार मान ली है बुरी तरीके से, तो पीडीपी का इसमें बात ही नहीं करना है, पीडीपी ने हार मान ली है। अब सवाल यह है, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी सवाल यह निकल करके सामने आई है कि क्या किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा, और अगर पार्टी को बहुमत मिलता है तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर कैसे समीकरण बनाया जाएगा? तो जानिसार जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इसको, ऐसा भी हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर मान के चलिए कि कुछ कम रह गई तो वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती है, क्योंकि वहां पर 9 सीटें पे अगर बढ़त बनाई हुई है कांग्रेस, तो कांग्रेस के साथ मिला सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो अन्य बढ़त बनाए हुए हैं, हाँ बिल्कुल, 10 सीटों पर आंकड़े रहते हैं, एक लिमिटेड आंकड़े रहते हैं, 10 से 15 के बीच के रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा ये आंकड़ा तो फिर मसला हो जाएगा। तो जो अदर से भी नहीं हो पाएगा लेकर के, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उससे भी अगर लेकर के नहीं हो पाएगा तो फिर आखिर किससे ले पाएंगे? हालांकि ऐसी संभावना दिख कहाँ रही है? हाँ, फिलहाल नहीं दिख रही है। फिलहाल इस चीज को देखिए कि ऐसी संभावना बहुत कम नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मतलब साबित तो कर ही चुकी है कि स्टेट हुड का जो मुद्दा था जम्मू कश्मीर का, कि भाई एक स्टेट होना चाहिए जो कि जिसके पास सभी पावर्स हो, यूनियन टेरिटरी नहीं होना चाहिए, केंद्र की कठपुतली नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के जो बात थी वो तो जनता में दिख रही है। बिल्कुल वो दिख रही है, क्योंकि उन्होंने, उनके जो राजनेता हैं, उन्होंने इस बात को बहुत गंभीर तरीके से उठाया है कि पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए। अब ये सवाल है, क्योंकि हमने देखा कि 2014 में भी पीडीपी और बीजेपी की सरकार वहां पर चल चुकी है, 4 सालों तक वहां पर सरकार चली, पीडीपी और बीजेपी ने हाथ मिलाया था। हालांकि इस बार पीडीपी का मामला कुछ ज्यादा नहीं चल पाया है, तो देखने वाली बात है कि एनसी को इस बार मौका मिल रहा है, और वो अगर मौका मिलता है उनको तो किस तरह से सरकार चलाते हैं, एक बड़ा सवाल होगा। और स्टेटहुड की अगर आप बात करें, पूर्ण राज्य के दर्जे की अगर हम बात करें, जैसे कि केंद्र सरकार के शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो इस पर क्या फैसला लिया जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि 370 हटाया गया है, इसको लेकर के काफी जो है दिलचस्प है, देखना होगा। यहां पे एक और सवाल है जानिसार जी की, क्या लगता है मुख्यमंत्री पद का जो है किसको मतलब जा रहा है? फारूक अब्दुल्ला खुद बनेंगे या उनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, उनको ये सीट जाएगी? मतलब इन दोनों में से किसकी जो है बनती हुई नजर आ रही है? मुझे तो लगता है कि उमर अब्दुल्ला अभी यंग है, जवान है, तो शायद वही बैठे। ये बिल्कुल सवाल उसी तरीके से जैसा कि हरियाणा में भी सिचुएशन बन रहा है। बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा है और उधर भूपेंद्र हुड्डा है, बाप बेटे दोनों हैं। इधर है उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला। अगर फारूक अब्दुल्ला आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसा होता है कि एनसी की तरफ से बहुमत मिल जाता है और फारूक अब्दुल्ला बढ़ते हैं आगे, लेकिन अगर वो चाहें तो उमर अब्दुल्ला को आगे कर सकते हैं, तो बेटे के लिए वो अपने पैर पीछे खींच सकते हैं। ठीक उसी तरह हरियाणा में है, अगर दीपेंद्र हुड्डा बनते हैं, भूपेंद्र हुड्डा अपना पैर खींच लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो सेम सिचुएशन है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब परिणाम आ जाएगा पूरी तरीके से, जब चर्चाएं होंगी, रणनीति तैयार की जाएगी, तो उसमें क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला जो अपना पैर खींचेंगे या फिर बेटे से भी ऊपर रहेंगे और एक बार फिर कहेंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, तो एक बार आपको फिर से तमाम नतीजों को बता देते हैं। देखिए, बीजेपी की जो है वो हरियाणा में 49 सीटों के साथ आगे चल रही है, कांग्रेस को 36 सीटें जा रही है। इसी के साथ साथ अन्य की अगर बात करें तो हरियाणा में 3 सीटें अन्य को भी जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वही उसी के साथ जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है उमर अब्दुल्ला की, उसको 50 के आसपास सीटें जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर लें तो उसको वहां पर 25 से 28 सीटों के आसपास जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी देंगे आपको। एक बात और मैं कहना चाहूंगा आशीष, कि जम्मू कश्मीर में जब एनसी की इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की आंधी चल रही है, तो इसमें जो 10 जो उम्मीदवार हैं, 10 जो ऐसे कैंडिडेट हैं, वो लगभग आगे चल रहे हैं। तो इस पर हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि वो 10 जो है वो कौन है और कौन कौन सी सीट है, क्योंकि अहम हो जाता है कि नजरें वहां भी चली जाती हैं जब अदर्स पे हमारे आंकड़े ज्यादा दिखते हैं, तो नजर वहां जाती है कि आखिर वो हैं कौन कौन। तो इस बात का हम जिक्र कर लेते हैं कि राफियाबाद जो उम्मीदवार हैं
मुजफ्फर अहमद डार हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो यहां से आगे चल रहे हैं। बांदीपुरा की अगर हम बात करें तो उस्मान अब्दुल मजीद हैं, वो यहां से आगे चल रहे हैं। ईदगाह की सीट की अगर हम बात करें तो गुलाम नबी भट्ट जो हैं वो यहां से आगे चल रहे हैं। उधमपुर ईस्ट की बात करें तो पवन खजूरिया है, वो आगे चल रहे हैं। बानी की बात करें तो डॉक्टर रामेश्वर सिंह है, वो इस समय आगे चल रहे हैं। चंबा की वहीं अगर हम बात करें तो सतीश शर्मा जो हैं वो आगे चल रहे हैं। थाना मंडी की बात करें जो एसटी सीट है, वो वहां से मुजफ्फर इकबाल खान जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और सुरनकोट जो एसटी सीट है, वहां से चौधरी मोहम्मद अकरम जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और बाकी जो 2 सीटों पर हैं सज्जाद लोन आगे चल रहे हैं। तो ये कुल 10 सीटें हैं। जानिसार जी, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, मतलब 10 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार, बिल्कुल ना ही किसी दल के निर्दलीय उम्मीदवार वहां से बाजी मार रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जब परिणाम आएगा और जब सरकार बनाने में ये बड़ी जो है वो निकलकर चीजें सामने आ रही हैं कि 10 जो है उम्मीदवार निर्दलीय हैं जो इस समय आगे चल रहे हैं। इनका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है जम्मू कश्मीर के जो चुनावी परिणाम आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी उसमें इनका अहम रोल रहने वाला है। चलिए, तो 10 निर्दलीय उम्मीदवार जो है उनका जो जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, फिलहाल उनकी एक बड़ी महती भूमिका होने वाली है अगर सरकार बनाने की बात आएगी तो। इसी के साथ साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से कहां पर क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे कि जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक जो है वो बुला ली है फिलहाल, यानी कि हरियाणा में सरकार अगर बनती है तो ऐसे में सरकार में कौन क्या पद पर जाएगा, इसको लेकर के लगता है चर्चा अब शुरू हो गई है, क्योंकि दिल्ली के दरवाजे पर अब तमाम नेता दस्तक देना शुरू करेंगे। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी पहुंचाएंगे आपको। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।